जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हमारी मध्यकालीन भारत का सीरीज चल रहा है और इसके तहत हम लोग आज तीसरा वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे भारत में तुर्कों के आक्रमण के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में समझा था, उन प्रमुख शासकों के बारे में समझा था जिन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से कर रहे हैं और आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी के लिए, आप सब हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ एम लक्ष्मीकांत की पूरी भारतीय संविधान की किताब हम लोगों ने कवर कर लिया है। बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी, जीके के प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे, जीके के आप लोगों को टॉपिक मिल जाएंगे और उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स भी मिलेंगी, करंट अफेयर की भी क्लासेस आती रहती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। जो पुराने हैं और जो नए हैं, एक बार चेकआउट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर, बात करेंगे भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में। और उसमें जो सबसे पहला वंश आता है, गजनवी वंश आता है, जिसे यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आप लोगों से प्रश्न बनता है कि गजनवी वंश कौन सा है या फिर यामिनी वंश कौन सा है। तो यामिनी वंश गजनवी साम्राज्य का ही या गजनवी वंश का ही एक उपनाम हुआ करता था। ठीक है, हम लोग गजनवी पर बाद में आएंगे, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। उसी तरह से सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, तुर्कों के इतिहास के बारे में कि ये तुर्क थे कौन। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने अरबों के बारे में समझा था, यहां हम लोग तुर्कों के बारे में पहले समझेंगे कि तुर्क बेसिकली कहां के थे, कौन थे, भारत पर कब अटैक किए और कैसे उन्हें यहां पर संरक्षण मिला या फिर यहां पर उन्होंने कौन कौन से बदलाव किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं तुर्कों के बारे में। पहले हम लोग हिस्ट्री पर चलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। भारत में जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है, तो अरबों की तरफ से वह पहला सफल आक्रमणकारी होता है जो भारत में अरबों की सत्ता स्थापित करता है। और भारत के किस क्षेत्र में, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, भारत के सिंध प्रांत में वह सत्ता स्थापित करता है। आगे चलकर वह क्या करता है, मुल्तान पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही वह कन्नौज का अभियान करने के लिए अपने सेनापतियों को भेजता है, उसी समय किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो धीरे धीरे अरबों का जो आक्रमण था, अरबों की जो सत्ता थी, वह भारत में कमजोर होने लग गई। अब देखिए, मैं यहां से एक बात बोलूंगा, आप लोग मेरी बात को कम से कम 8 से 10 मिनट सुनिएगा। उसके बाद अपनी पेन और कॉपी आप लोग टच करेंगे और जब मैं बोलूंगा तब आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। जितनी चीजें मैं वीडियो में बताने वाला हूं, लिखवाने वाला हूं, पहले मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों के माइंड में एक प्रोफार्मा तैयार हो जाए कि वीडियो में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। और मेरे हिसाब से मेरा लेक्चर सुनते ही आप लोगों को सारी चीजें स्टोरी के तौर पर याद हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लेंदी है। आप रट्टा नहीं मार सकते, जितना समझ के माइंड में सेट करेंगे उतने ही पॉइंट आपके एग्जाम में आपके काम में आने वाले हैं। ठीक, तो बात करते हैं। तो जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम यहां सफल होता है, कुछ वर्षों तक वह शासन करता है और उसका उद्देश्य क्या था, भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार करना, लूटपाट करना और साथ ही साथ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लेन पुल नाम का एक इतिहासकार है, जिसने कहा कि यहां पर अरबों ने अटैक तो किया, सत्ता भी स्थापित किया, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित करने में वह असफल रह जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों या कुछ सालों के बाद ही जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होती है, उनका वंश पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो जैसे ही कोई बड़ी सत्ता नष्ट होती है या विनिष्ट होती है, उसके बाद बहुत सी स्थानीय शक्तियां जो उस समय सामंत के तौर पर रहती हैं, वह स्वतंत्र होकर शासन करना चाहती हैं। सेम कंडीशन उस समय भी भारत के साथ हुई। जो स्थानीय शासक थे, हिंदूशाही शासक, वो आपस में स्वतंत्र हुए और आपस में लड़ने लग गए मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद ही। ठीक है, इसमें जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया में आज पड़ता है, और साथ ही साथ श्रीलंका, जिसे पहले सिंघल द्वीप बोला जाता था, और पूरे भारतवर्ष में उस समय हिंदूशाही शासन चलता था, हिंदू शासक शासन करते थे। लेकिन जब वो आपस में लड़ने लग गए तो क्या होता है कि तुर्कों को एक तरह से निमंत्रण जैसा मिलता है कि अब हमें इंडिया में जाना चाहिए,
क्योंकि वे आपस में लड़ रहे हैं। जिस तरह से अरबों ने यहां पर प्रवेश किया था, हर्षवर्धन के समाप्ति के बाद यहाँ के शासक आपस में लड़ने लग गए थे, उसी का फायदा उठाकर अरबों ने प्रवेश किया। सेम उसी तरह से अरबों के जाने के बाद यहाँ के जो सामंत थे वह स्वतंत्र होकर आपस में लड़ते हैं, तो तुर्कों को मौका मिल जाता है भारत में प्रवेश करने का। समझाने का मोटिव यही है। ठीक, अब आते हैं हम लोग तुर्कों पर। जब आपस में यह शासक लड़ने लग गए तो ये तुर्क भारत में प्रवेश करते हैं। बात आती है कि सर ये तुर्क थे कौन? तो आप सबको पता होगा, चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर ये निवास करते थे और यह एक बर्बर जाति थी या बर्बर जनजाति बोल सकते हैं। बर्बर का मतलब यह है कि लड़ाकू प्रवृत्ति की थी। क्या सर इसने भी इस्लाम धर्म को अपनाया था? तो ये तुर्क पहले इस्लाम धर्म को नहीं अपनाए थे। इनका संपर्क होता है उमैया नामक वंश से। नाम याद रखेंगे, यूपीएससी की क्लास आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी डीपली पूछता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतनी डीपली आप लोगों को चीजें मिलेंगी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो तुर्क थे ये पहले इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। उमैया नामक राजवंश के संपर्क में आते हैं, तब इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। यूपीएससी में प्रश्न बना है कि तुर्कों ने किस वंश से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपनाया था, तो वह उमैया राजवंश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं उमैया के संपर्क में आने पर। उमैया एक राजवंश है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपना उद्देश्य बना लेते हैं, अपना एम या टारगेट बना लेते हैं कि अब हमें पूरे विश्व में, जिसके साथ भारतवर्ष में भी, इस्लाम धर्म का प्रसार करना है। तो यह भारत पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अभी ये भारत में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग वहीं पर सुनेंगे इन्हें जहां पर इनका निर्माण हो रहा है। एक बुखारा नामक साम्राज्य था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बुखारा नामक साम्राज्य में सामिनी नामक राजवंश क्या करता था, शासन करता था। बुखारा नामक साम्राज्य में सामिनी, ठीक है, सामिनी नामक राजवंश वहां पर क्या करता था, सत्तारूढ़ था। जिसका शासक कौन था, अब्दुल मलिक। अब ऐसे सुनिए, अब्दुल मलिक नाम का शासक जो सामिनी वंश का था, ठीक है, सॉरी सामानी वंश का था, और वह कहां पर शासन कर रहा था, खुरासान में। उसका एक दास था जिसका नाम था अलतगीन। खुरासान में सामानी वंश का शासन चल रहा था, जिसका शासक था अब्दुल मलिक, और अब्दुल मलिक का दास था अलतगीन। अब यहां से गजनवी साम्राज्य शुरू होने वाला है। अलतगीन को याद रखिएगा, मैं लिखवाऊंगा बोर्ड पर, ठीक है। अब्दुल मलिक का दास था या गुलाम था कौन, अलतगीन। अलतगीन के कार्यों से, उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अब्दुल मलिक क्या करता है, उसे खुरासान का शासक नियुक्त कर देता है। कब, 956 ईस्वी में अब्दुल मलिक अलतगीन को खुरासान का शासक नियुक्त कर देता है। उसके बाद 961 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है अब्दुल मलिक की। जैसे ही अब्दुल मलिक की मृत्यु हुई, वहां सत्ता पर काबिज होने के लिए आपसी संघर्ष होने लग जाते हैं। वह संघर्ष अलतगीन के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि यह एक गुलाम था उनका, किसका, अब्दुल मलिक का। तो जो सत्ता के लिए वर्ग संघर्ष हुआ, वह हुआ अब्दुल मलिक के भाई और उसके चाचा के बीच में। तो उसमें इस अलतगीन ने उसके चाचा को सपोर्ट किया, लेकिन किसी कारणवश या विकट परिस्थितियों की वजह से उसका भाई विजयी होता है, चाचा उसका पराजित हो जाता है। किसका, मलिक का, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब्दुल मलिक का भाई और चाचा में वर्ग संघर्ष होता है सत्ता के लिए, और यह अलतगीन किसके सपोर्ट में जाता है, उसके चाचा के। जैसे ही उसका चाचा पराजित होता है, उसके भाई की सत्ता वहां पर आती है, कहां पर, खुरासान में, ठीक है। तो यह खुरासान को और बुखारा को छोड़कर क्या करता है, चला जाता है कहां पर, अफगानिस्तान में। अब यहां से होगा गजनवी वंश का स्थापना। अलतगीन आता है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के गजनी नामक शहर में यह आता है। अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ यह यहां पर आता है और स्थापना करता है गजनवी साम्राज्य का। तो आई होप कि आप लोगों को इसका बैकग्राउंड समझ में आया होगा। आप लोगों को किसी भी वीडियो में, अगर किसी भी चैनल पर जाएंगे, तो जहां से अब मैं शुरू कर रहा हूं, यहीं से आप लोगों को मिलता है वीडियो अलतगीन से। लेकिन अलतगीन के पहले का इतिहास क्या था, तुर्कों का इतिहास क्या था, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जानना जरूरी था, जो बताने का मैंने आप लोगों को प्रयास किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलतगीन अफगानिस्तान में
सत्ता को स्थापित करता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके दो बेटे शासक बनते हैं, लेकिन वो अयोग्य होते हैं। तो उसका एक गुलाम था अलत्तगिन का, जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन अलत्तगिन का गुलाम था और उसका दामाद भी था। अलत्तगिन ने सुबुक्तगिन को गुलाम बनाया हुआ था, फिर उसी से अपनी पुत्री की शादी भी कर दिया था। तो वह गुलाम और दामाद भी था। तो उन दोनों पुत्रों को अपदस्थ कर कर सुबुक्तगिन क्या करता है? सत्ता पर काबिज हो जाता है। ठीक, यह अब गजनवी साम्राज्य यहां से शुरू हो गया है। कहां से? अलत्तगिन से ही, जिसने, जो कौन था? वह था अब्दुल मलिक का गुलाम, जो बुखारा से और खुरासान से निकलकर अफगानिस्तान में आकर गजनवी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होते ही सुबुक्तगिन, जो उसका दामाद और गुलाम था, वह सत्ता चलाता है और उसे एक उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? उसके ससुर के द्वारा, या फिर कह सकते हैं अलत्तगिन के द्वारा। अलत्तगिन सुबुक्तगिन को एक उपाधि देता है, उस उपाधि का नाम है अमीर उल आमेर। क्या? अमीर उल आमेर। ठीक है, इस तरह की वह उपाधि देता है। उसके बाद सुबुक्तगिन की मृत्यु होती है। तो सुबुक्तगिन अपने मृत्यु के पहले ही अपने एक पुत्र इस्माइल को क्या करता है? सत्ता पर काबिज कर देता है। और इस्माइल का ही छोटा भाई कौन था? जिसका नाम था हमारे महमूद गजनवी, जिसके बारे में हम लोग डीपली आज पढ़ेंगे। तो सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को सत्ता न देकर वह अपने पुत्र इस्माइल को सत्ता देता है। तो महमूद गजनवी उससे ज्यादा योग्य था, तो वह इस्माइल को क्या करता है? बंदी बनाकर अपने आप को वहां का शासक नियुक्त कर देता है। तो यहां से महमूद गजनवी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। महमूद गजनवी क्या था? तो सुबुक्तगिन का पुत्र था। उस समय खलीफा का भी संचालन चल रहा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था खलीफा कौन हुआ करते थे? जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के वारिस होते थे, या फिर उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। लेकिन इसी वजह से इस्लाम धर्म में दो विभाजन हुआ था, शिया और सुन्नी। शिया वो लोग थे जो उनके वंशज को खलीफा मानते थे, सुन्नी वो हुआ करते थे जो किसी भी आम व्यक्ति को जो योग्यता रखता हो खलीफा माना करते थे। तो जब यह शासक बना महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी को ऐसा लगा कि मैं इस्लाम धर्म से बाहर ना हो जाऊं, क्योंकि मैंने अपने भाई को बंदी बनाकर सत्ता स्थापित की है। तो वह जाता है किसके पास? अपने खलीफा के पास। उस खलीफा का नाम क्या था? तो उस खलीफा का नाम था अल कादिर बिल्लाह। क्या? ये नाम याद रखिएगा, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अल कादिर बिल्लाह नाम का खलीफा था, जिसने उसे दो उपाधियां दी, उमरुद्दौला, सॉरी यामीनुद्दौला, और दूसरी उपाधि उसने कौन सी दी? यामीन अल दौला और यामीन उद्दौला। दो उपाधियां उसने प्रदान की थी। किसे? महमूद गजनवी को। फिर हेनरी इलियट लिखते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण है उनके बारे में हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर जो होगा उसके संस्कृति के बारे में। कई सारे वहां पर कवि रहते थे, जैसे कुछ लेखक भी थे, जैसे अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया और उतबी हो गए। इन लोगों की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि भारत पर तुर्कों के आक्रमण से क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए अब बोर्ड पर आते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुर्क कौन थे। ठीक है, तो तुर्क थे उत्तर पश्चिमी सीमा। कहां की? चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा पर बर्बर जनजाति जो लड़ाकू प्रवृत्ति की थी। इस्लाम धर्म इसने कब अपनाया? अब मेरे साथ आप लोग लिखिए। इस्लाम धर्म इसने अपनाया उमैया वंश के संपर्क में आकर। किसके? उमैया वंश के संपर्क में आकर। ऐसे करके लिखिएगा। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में बोर्ड पर चीजें लिखता हूं, आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बना लिया करिए जैसे आपको सही लगे। इस्लाम धर्म को अपनाया उमैया वंश के संपर्क में आकर, और इनका उद्देश्य क्या बना? मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। इसके बाद अब हम लोग शासक पर आते हैं। तो पहला शासक आता है अलत्तगिन।
ठीक है। अलप्तगीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अलप्तगीन कौन था, तो यह था, सॉरी, बुखारा नामक जगह पर सामानी नामक राजवंश पर, बुखारा नामक जगह पर सामानी नामक वंश के अब्दुल मलिक का दास, अब्दुल मलिक का दास था। कौन? अलप्तगीन। क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पूरी स्टोरी सुनाई, 956 ईस्वी में इसे खुरासान का शासक बनाया गया। खुरासान का शासक बनाया गया। लेकिन 961 ईस्वी में क्या होता है कि किसकी? अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती है। अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद होता है आपसी संघर्ष। ये आप लोग स्टोरी के तौर पर भी लिख सकते हैं। आपसी संघर्ष होता है किसके बीच में? अब्दुल मलिक के भाई और चाचा के बीच में। तो जो अलप्तगीन था, अलप्तगीन उसके चाचा की तरफ से युद्ध करता है और उसका चाचा जब हार जाता है तो वह कहां जाता है? अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान के गजनी नगर में। कौन जाता है? अलप्तगीन जाता है। ठीक है। अब यहां पर वह क्या करता है? गजनवी वंश की स्थापना करेगा। गजनवी वंश की स्थापना करेगा कौन? अलप्तगीन। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो अगला शासक आता है कौन? सुबुक्तगीन। कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन की विशेषता क्या थी कि सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम था। यह अलप्तगीन का गुलाम था और इसे उपाधि दी गई थी आमिर उल उमरा। किसे? सुबुक्तगीन को ही उपाधि दी गई थी। आमिर उल उमरा नाम की इसे उपाधि दी गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेक्चर देते समय मिस कर गया था, वो यह है कि प्रश्न आप लोगों से जैसे बनता है ना कि सबसे पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तो वह उबैदुल्ला था, भले असफल हुआ। लेकिन सफल आक्रमणकारी तो 712 में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, अरबों का। लेकिन भारत पर अभी तक तो हम लोगों ने यह देखा कि ये जो अलप्तगीन था, जो तुर्क थे, अब्दुल मलिक था और सुबुक्तगीन, इन सबके बारे में हम लोगों ने समझा कि ये लोग कहां से? बुखारा से निकलकर अफगानिस्तान में आकर गजनवी राजवंश की स्थापना कर देते हैं। लेकिन अभी तक भारत में अटैक नहीं किए हैं। तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो करता है वह व्यक्ति कौन था? तो वह था सुबुक्तगीन। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? तो सुबुक्तगीन था। किसके अगेंस्ट उसने युद्ध किया? तो जयपाल नामक हिंदू शासक। जैसे कि अरबों का आक्रमणकारी जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसने दाहिर के विरुद्ध युद्ध किया था। उसी तरह से यहां पर तुर्कों का पहला आक्रमणकारी सुबुक्तगीन भारत के पंजाब प्रांत के जयपाल के विरुद्ध क्या करता है? युद्ध करता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे पहला तुर्क आक्रमण भी यही करता है। पहला तुर्क आक्रमण करता है। और पहला तुर्क आक्रमण किसके ऊपर? तो जयपाल। ठीक, उसके बाद क्या होता है? सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। अब आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, और इसका टाइम पीरियड आप लोग लिख लेंगे, कई बार पूछता है, 1998 से 1030, ठीक, ईस्वी तक, 998 से 1030 ईस्वी तक।
कहीं कहीं आप लोगों को 999 भी मिलेगा, 999, क्योंकि पहला जो एक वर्ष था उसमें कहते हैं कि इसका भाई इस्माइल शासन किया करता था। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। भाई इस्माइल को बंदी बनाया। बंदी बनाया का मतलब समझ रहे हो ना? बंदी का मतलब है कि उसे अपने आप में क्या किया, अरेस्ट करवा लिया। ठीक, उस हिसाब से बंदी लेकर मत जाना आप लोग। भाई इस्माइल को उसने अपना बंदी बनाया, अर्थात उसे इसने कैद कर लिया और 998 ईस्वी में वह सत्ता पर आरूढ़ हो जाता है। उसके बाद यह जाता है खलीफा के पास। यह लिखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न बनता है। खलीफा का नाम क्या था? तो मैंने आप लोगों को बताया था, अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह नाम के खलीफा के पास जाता है तो वह इसे दो उपाधियां देता है। पहली यामनी उद दौला, ठीक है, इसका अर्थ भी बताऊंगा। दूसरा उसने उपाधि कौन सी दी? यामिनी उल मिल्लाह। उसका नाम बिल्लाह था और इसने इसे कहा मिल्लाह। तो यह जो यामिनी उद दौला नामक उपाधि उसने दी, इसका मतलब यह था कि यह इस्लाम धर्म का या साम्राज्य का दायां हाथ है। कौन? महमूद गजनवी को। ठीक है, इसने कहा, किसने? खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को दो उपाधियां दी, यामिनी उद्दौला जिसका अर्थ था कि साम्राज्य का बायां हाथ, सॉरी दायां हाथ, और यामिनी उल मिल्लाह का मतलब यह था कि यह क्या था? मुस्लिमों का संरक्षक या फिर इस्लाम धर्म का संरक्षक। कई बार प्रश्न भी पूछता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेनरी इलियट को। हेनरी इलियट बहुत बार प्रश्न बना है इस इतिहासकार के नाम पर। हेनरी इलियट के अनुसार 17 बार आक्रमण करता है। 17 बार आक्रमण करता है। तो वो टाइम पीरियड क्या था? तो वो टाइम पीरियड था 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में। हेनरी इलियट के अनुसार कई बार प्रश्न बनता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, किस इतिहासकार का यह कथन है? तो वो हेनरी इलियट नामक इतिहासकार ने कहा है। टाइम पीरियड तो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य में। अब यहां पर हम लोग देखेंगे उन 17 आक्रमणों के बारे में। तो प्रमुख आक्रमण हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्योंकि जहां से प्रश्न बनता है सारे आक्रमण याद करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा? 1000 ईस्वी में कहां पर करता है? पंजाब पर। देखते चलिएगा। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में करेगा। कहां पर? पेशावर, पंजाब के ही एक प्रांत पेशावर पर, और जिसका शासक कौन हुआ करता है? जयपाल। अब देखिए यहां पर एक स्टोरी है। जब 1001 ईस्वी में यह पेशावर में जयपाल पर अटैक करता है तो जयपाल इससे पराजित हो जाता है और वह इस हार को स्वीकार नहीं कर पाता है और अपने पुत्र आनंदपाल को सत्ता सौंप कर वह आत्मदाह कर लेता है। तो कई बार प्रश्न बना है कि महमूद गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण के बाद किस शासक ने, किस हिंदू शाही शासक ने आत्मदाह किया था? तो वह जयपाल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 1008 ईस्वी का टाइम पीरियड। 1008 में वह मुल्तान पर विजय प्राप्त करता है। कहां? मुल्तान को जीतता है। फिर 1009 पर आ जाइए आप लोग। 1009 ईस्वी बहुत सही तरीके से याद करवा दूंगा मैं, बस लिखते रहिए। 1009 ईस्वी में वह जो जयपाल का पुत्र था जिसका नाम क्या था? आनंदपाल, वह नगरकोट का शासक बन जाता है। तो 1009 ईस्वी में नगरकोट पर वह अटैक करता है और आनंदपाल को क्या करता है? पराजित कर देता है। इन सब युद्धों से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं नोट डाउन करवा रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद आ जाता है 1009 के बाद 1014 ईस्वी। ठीक है,
तो 1014 ईस्वी में वह क्या करता है, थानेश्वर पर विजय प्राप्त करता है। वही थानेश्वर जहां पर वर्धन वंश का शासन पहले चला करता था। हर्षवर्धन जहां का शासक था, जहां का शासक उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन था। उन दोनों का पिता कौन था, तो वह था आपका प्रभाकर वर्धन। तो उसी थानेश्वर पर अटैक करके वहीं से जीत लेता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थानेश्वर के बाद यहाँ कहा जाता है, तो 1018 ईस्वी में कन्नौज, मथुरा और बुलंदशहर, दिख रहा है ना आप लोगों को, कन्नौज, मथुरा और बुलंदशहर पर यह अटैक करता है। आप लोगों को पता है इसके अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में सत्ता स्थापित करना नहीं था, यह भारत से धन संपदा लूटकर ले जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो युद्ध आने वाला है, सॉरी अटैक आने वाला है, वो दो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 1020-21 में कहां पर यह करता है अटैक, तो बुंदेलखंड पर। बुंदेलखंड पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां का शासक था विद्याधर। कौन, 1020 और 21 में यह बुंदेलखंड पर अटैक करता है, जहां का शासक विद्याधर था। सर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह एक ऐसा हिंदू शासक था, यहां स्टार लगा लेंगे आप लोग, जिसने इसका सफल विरोध किया था और वह यहां पर सत्ता स्थापित नहीं कर पाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक पर आते हैं, जो आप लोगों को इंतजार था। 1025-26 में कहां पर किया उसने, सोमनाथ पर। कहां पर, सोमनाथ पर अटैक करता है और जहां का शासक था भीम प्रथम। सोमनाथ मंदिर को यहां बुरी तरह से लूटता है। जैसे यह आगरा और बुलंदशहर में, पता क्या हुआ, यह कन्नौज पर अटैक करने जा रहा था 1018 ईस्वी में, तो रास्ते में मथुरा और बुलंदशहर पड़ा, तो बोला यार जा तो रहा, इन लोगों को भी लेकर चलता हूं, बहुत सारे मंदिर हैं, संपदाएं हमें मिल ही जाएंगी। तो यहां से धन लूट कर वह क्या करता था, विदेशों में अपने यहाँ गजनी में ले जाकर वह इकट्ठा करता था, बहुत बड़े बड़े निर्माण वगैरह करवाता था। इसी तरह से जब वह 1025-26 में सोमनाथ पर अटैक करता है, सोमनाथ मंदिर पर, तो भीम प्रथम इसे नहीं रोक पाता और यह सोमनाथ को पूरी तरह से लूट लेता है, सोमनाथ मंदिर को। उसके बारे में आप लोग देखेंगे, मैं एक स्पेशल वीडियो दिया हूं आप लोगों को करंट अफेयर के तहत। ठीक, तो जब ये यहां से जाने लगता है तो रास्ते में जाट पड़ते थे। क्या होता था कि जब यह अटैक करता था यहाँ, तो मानसून आने के पहले ही यह वापस जाना चाहता था और जितनी धन संपदा यहाँ लूटता था घोड़ों पर रख के यह वापस जाता था। तो रास्ते में जाटों ने इसे लूट लिया। सारी संपत्ति तो नहीं लूट पाए, लेकिन कुछ मात्रा में संपत्ति उन्होंने महमूद गजनवी की लूट ली और यह क्या किया, चला गया अफगानिस्तान। जब बंदा अफगानिस्तान के गजनी में था तो इसे याद आता है कि यार मैं वापस आ रहा था तो जाटों ने मुझ पर अटैक किया, मैं भारत के इतने बड़े बड़े प्रांतों को जीत चुका हूं और ये जाट मुझ पर हावी हो रहे हैं, एक काम करो जाटों को उड़ा दो। तो उसके बाद यह अंतिम आक्रमण करता है कब, 1027 में। किसके ऊपर, जाटों के ऊपर। अब यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, देखिए जिस अटैक में विद्याधर नामक चंदेल वंश का यह शासक था विद्याधर, इसने इसके प्रयास को सफलतापूर्वक रोका था, उसका क्रम पूछता है। और सोमनाथ का जो आक्रमण था वह 17वां नहीं, सॉरी 16वां आक्रमण था। कई जगहों पर आप लोगों को मिलता है कि महमूद गजनवी ने 17वां आक्रमण किया था सोमनाथ पर, तो वह बिल्कुल गलत है। 16वां आक्रमण सोमनाथ पर था, 17वां और अंतिम आक्रमण इसने जाटों पर किया था। उसके बाद क्या होता है, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी बहुत हास्यास्पद है इसकी। कैसे, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि 1030 ईस्वी तक यहाँ भारत से इतनी ज्यादा संपदा लूट कर लाया था कि उसी कमरे में यह सोया करता था, हमेशा सोना चांदी जवाहरात देखा करता था और उसे देखते देखते यह पागल हो गया कि मैं इतनी संपदा लूट के आया हूं, और उसी पागलपन की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी का काम होता है खत्म। अब हम लोग देखेंगे कुछ
महत्वपूर्ण बिंदु। अब मुझे नहीं पता कि चीजें आपके समझ में आ रही हैं या नहीं, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, बाकी जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले मुख्य बिंदु की बात करते हैं। इसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ मचाई थी और मूर्तियों को तोड़ा था, तो इसे कहा जाता था मूर्ति भंजक। क्या? मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। और एक और नाम है इसका जिसके तहत इसे बुत किसन कहा जाता है। क्या? बुत किसन, आई थिंक अरबी भाषा है या अफगानी भाषा में होगा। मूर्ति भंजक को ऐसा व्यक्ति जो हिंदू देवताओं की मंदिरों को या मूर्तियों को तोड़ता है उसे मूर्ति भंजक बोला जाता है, और उसकी भाषा में उसे बुत किसन बोला जाता है। कई जगहों पर मूर्ति भंजक ऑप्शन में ना देकर बुत किसन दे देता है, तो याद रखिएगा कि ऐसा शासक जो हिंदू देवताओं की मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ता है उसे बुत किसन बोला जाता था। ठीक, उसके बाद यह क्या था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि यह कलाकारों और विद्वानों को, इन दोनों का संरक्षण करता था। ठीक, तीसरे पॉइंट पर आए तो इसने चांदी का सिक्का चलाया था। क्या? चांदी का सिक्का चलाया, और जिसमें एक तरफ इसने अरबी में चीजें लिखवाई और एक तरफ संस्कृत में। ऐसा था सब जिसने चांदी का सिक्का चलाया और जिसके एक पार्ट में अरबी भाषा में उसने लेख लिखवाया और दूसरे पार्ट में संस्कृत भाषा में लिखवाया, वह कौन था? तो महमूद गजनवी था। ठीक है, तो ऐसे लिख लें, एक तरफ अरबी भाषा दूसरी तरफ संस्कृत। ठीक, अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जो लोग सोचते हैं ना कि सर फालतू में हल्ला कर रहे हैं, इतनी तेज तेज बोल रहे हैं, क्या मतलब है? लास्ट में पूरी चीजें ये बोर्ड पर लिखी देते हैं, वीडियो को बढ़ाओ और लास्ट में चलकर स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना के खत्म करते हैं। डियर, आप लोगों की बहुत गलत सोच है। अब जैसे मैंने यहां पर लिख दिया अरबी और संस्कृत, जो नहीं समझेगा वो यही सोचेगा ना कि उसने चांदी के दो सिक्के चलाए, जिसमें एक अरबी भाषा में लिखवाया करता था और एक सिक्के पर संस्कृत भाषा। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि मैं कैसे चीजें बोलता हूं, शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग इसे अपने लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं। ठीक, चांदी का एक सिक्का चलाया जिसमें एक तरफ अरबी भाषा में लेख लिखवाया और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में। ठीक है, उसके बाद अगर इसके इंपॉर्टेंट कामों की बात करें तो वह यह था कि इसके दरबार में कुछ दरबारी कवि रहते थे या लेखक रहते थे। पहला था अलबरूनी, दूसरा था फिरदौसी, तीसरा था कुतुबी, और इसी तरह के कई सारे कवि या फिर लेखक इसके राज्य में, राज दरबार में रहा करते थे। अलबरूनी ने किस किताब की रचना की? तो किताब उल हिंद, किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की, और शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इतना बदलाव किया था तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, तो प्रभाव भी हम लोग यही देख लेते हैं। वीडियो खत्म होने वाला है। चलिए, कि महमूद गजनवी द्वारा भारत पर अटैक करने और सत्ता स्थापित करने या फिर लूटपाट करने से भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव यह पड़ा, हिंदूशाही सत्ता का लोप हो गया। इस वजह से बाहर के आक्रमणकारियों को भारत में अटैक करने का रास्ता पूरी तरह से खुल गया, क्योंकि हिंदूशाही शासकों को यह पराजित कर देता है बुरी तरह से। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताने की जरूरत भी नहीं थी और फिर भी मैं लिख रहा हूं, अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई। अर्थव्यवस्था जर्जर, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, चाहे छोटा प्रांत हो चाहे बड़ा प्रांत हो, जर्जर हो गई, क्योंकि यह मंदिरों और राजसी खजानों को लूटा करता था। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका उद्देश्य था लूट के बाद, इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, मैं आई थिंक मिस कर गया हूं, यहां लिख देता हूं,
इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसकी? सुल्तान की। तुर्कों का पहला शासक था या फिर मुस्लिमों का पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो वह कौन था? महमूद गजनवी। और इस सुल्तान का मतलब आप लोगों को अब अगले वीडियो में पता चलेगा जब हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। सॉरी, अगला वीडियो तो मोहम्मद गोरी का आएगा, उसके बाद हम लोग सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे। जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जितने भी शासक आते हैं वो अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं। उसके बाद जब मुगल काल आता है तो मुगल काल के जो शासक होते हैं वो अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं। तो सुल्तान और बादशाह में अंतर पूछ लेता है। तो भारत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? तो महमूद गजनवी ने। और यही सुल्तान, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान नामक उपाधि चली और दिल्ली के सभी शासक सुल्तान अपने आप को मानते थे और मुगल वंश के शासक अपने आप को बादशाह मानते थे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के वीडियो से था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में चीजें सेट हुई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है बोलने में या फिर मेरी बातों को सुनने में, समझने में, आपको कोई सी भी तरह का कंफ्यूजन हुआ तो एक बार कमेंट करिएगा। मैं कमेंट के माध्यम से आप लोगों के कंफ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरह से हमारा प्रयास चलता रहेगा। आप लोग अपना साथ और सपोर्ट देते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में। तो चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।